Hello students, myself Anil Patil from Catalyst Classes Silvassa, Faculty of Chemistry। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के टॉपिक के बारे में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ऐसे दो चेंजेस है जो आपको एनवायरनमेंट में या आप सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो, राइट? तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो लेट अस डिस्कस। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या अंतर होता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे देखना आप ढंग से, आप मान लो कि मेरे पास मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल चेंज की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज जो है वो क्या है? अब फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है ना? तो मैं बोल सकता हूं नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। इट मींस दैट कोई भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो एग्जांपल है जैसे वाटर है, मान लो, ठीक है, पानी है। अब ये आइस बना दिया, यानी H2O सॉलिड है, सही है, H2O सॉलिड। अब ये अगर इसको मैं हीट करता हूं या फिर ये नॉर्मल में इसको रूम टेम्परेचर पर रख देता हूं तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब जब मेल्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O लिक्विड बन जाएगा। अब मतलब ये जो है ये मेल्टिंग प्रोसेस है, राइट? अगर मान लो इसको वापस से ये मान लो इवेपोरेट कर दिया इसको मैंने लिक्विड से, ये क्या बन जाएगा? H2O गैस बन जाएगा। यानी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि नॉर्मली होता क्या है कि ये जो है वाटर जो है पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ। इस चेंज के दौरान आपने देखा होगा कि वाटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। मतलब वाटर पहले भी H2O था, अभी भी H2O है और बाद में भी H2O, यानी वो अपनी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है। तो ऐसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं तो जैसे बॉइलिंग एक एग्जांपल हो गया, है ना, मेल्टिंग एक एग्जांपल हो गया, राइट, कंडेंसेशन एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। मतलब ये सारे एग्जांपल आपको ये बताते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो अभी मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। चलो अभी मैं बात करता हूं केमिकल चेंज की, ठीक है? तो केमिकल चेंज की अगर बात करूं, ठीक है, केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो केमिकल चेंज यानी ऐसा चेंज जहां पे कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और उस आइडेंटिटी को लूज करने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बनाता है विद टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है कि मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही बात कि कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा विद टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। मतलब इन शॉर्ट ये एक केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ही है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या एक भी हो सकता है, वो सब्सटेंस अपने अंदर में ऐसे चेंज आता है कि वो एक नया सब्सटेंस बनाता है विद टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, A प्लस बी, मतलब A और B आपस में मिल गए और वो बनाए C प्लस डी, ठीक है, C प्लस डी। तो ये जो है A प्लस बी, मतलब आप जो देख सकते हो ये जो A प्लस बी है, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो C प्लस डी बना है यानी उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का मतलब होता है, रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल रिएक्शन या विच अंडरगोज केमिकल चेंज, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट वो होता है जो विच इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई रिएक्शन के दौरान अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस एरो, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, दिस एरो इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है?
इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी एरो आपको ऐसे भी नजर आएंगे, ये रिवर्सिबल एरो होते हैं, राइट, तो ये आपको याद रखना है, ये एरो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे फिजिकल कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, बहुत सारी चीजें। जिससे टेम्परेचर प्रेशर होता है वो इस एरो पे लिखा जाता है। मतलब जैसे भी कोई फिजिकल कंडीशन है, मान लो कोई फिजिकल कंडीशन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा जाएगा, है ना, प्रेशर या फिर कैटेलिस्ट, ये जो है ये सारे जो होते हैं वो इस एरो के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये एक रिएक्शन है, ये क्या है, एक रिएक्शन है। इसमें ये जो है एरो के ऊपर नीचे वो फिजिकल कंडीशंस है अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब कैटेलिस्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। कैटेलिस्ट जो वर्ड है वो हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग का क्लास का नाम ही है कैटेलिस्ट क्लासेस। सो व्हाट इज द वर्ड कैटेलिस्ट मीन। देखो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है बताता हूँ, कि कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है ना। कैटेलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच itself doesn't undergo any chemical change, but it can increase the rate of reaction, alter the rate of reaction, है ना। a chemical substance which can alter the rate of reaction, rate का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, कैटलिस्ट बोलते हैं इस चीज को, राइट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज द केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लेकिन कैटलिस्ट की एक खासियत होती है, इट इटसेल्फ डजंट अंडरगो एनी चेंज, मतलब वो खुद अपने आप में कोई चेंज नहीं करता है। वो केमिकल चेंज में जा सकता है खुद, मतलब दूसरे को लेके जाएगा, लेकिन खुद के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी हम लोग ने बात की फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकता है, केमिकल चेंज में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज जो है उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल चेंज के जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लूँ, केमिकल चेंज के अगर एग्जाम्पल लूँ तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, है ना, बर्निंग ऑफ कोल या वुड या पेपर्स, है ना, या फिर डाइजेशन हो गया, डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फूड्स, जो आपके फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आम पक गया तो उसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो आपको फिलहाल तो मतलब पता चल गया हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट। आपको याद रखना है कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो यू शुड रिमेंबर दिस, राइट। सो लेट अस मूव कि डेफिनेशन क्या है इन चीज़ों के, हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स जो है ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। मैं जो भी नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो नोट्स है बहुत ही वेल डिज़ाइन नोट्स है, ये आपको सबको मिल जाएंगे। जस्ट यू हैव टू डू इज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आप कैटलिस्ट के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें जो स्टडी मटेरियल है यानी 10th का जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा, राइट। एंड इन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही कन्वीनियंट वे में देंगे। तो आप फिलहाल तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, आप अपने नंबर्स हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नीचे मेरा नंबर दे दूंगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिलहाल तो मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन देखो तो केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। समझ में आ रही बात, रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दिमाग में डाल लो, अभी हम लोग ने देखा कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में अंडरगो करता है, यानी द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच अंडरगो एनी केमिकल चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट। और जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो दिमाग में डाल लो, ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देख सकता हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड, राइट, रेस्पिरेशन, राइट, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेबिन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है, मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो इस चीज़ को। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि व्हेन कैन वी से द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, हम लोग कब बोल सकते हैं रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि रिएक्शन कब हुआ है। इफ देयर इज अ चेंज इन कलर, इफ देयर इज अ चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। पॉइंट्स दिमाग में रखो, चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन के दौरान भी कभी कभी स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी प्रोसेस के दौरान अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, अगर कोई पहले कुछ अलग कलर था, अभी कुछ और कलर बन गया है नए सब्सटेंस का, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है, देखो बहुत सारे 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, ये फर्दर डिस्कस करने वाला है तो इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो मतलब जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे रिएक्शन हुआ है अगर कोई भी टेम्परेचर में चेंज आया है तो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इट मीन्स दैट अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे कोई गैस निकल गया अचानक से, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बात करता हूँ आपके थ्रू। ठीक है, चलो इस चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको डिस्कस कराता हूँ, तो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज मेरे पास मैं अभी क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। मान लो मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है। आपने मैग्नीशियम रिबन देखा है? नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है इट विच हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। मैग्नीशियम जो है यानी Mg है ना, इट हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। याद रहेगा। अब आप बोलोगे इग्निशन का मतलब क्या है, बहुत लोग को पता नहीं होगा। इग्निशन मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये बर्न हो जाता है, राइट। बहुत ही कम टेम्परेचर लगता है इसको बर्न होने के लिए। तो इग्निशन टेम्परेचर इसका क्या होता है, बहुत ही लो होता है, और इसी का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के आप पटाखों में यूज़ किया जाता है इसको, या फिर आपने देखा होगा मैजिक कैंडल। मेरा एक वीडियो है जिसमें आपको मैजिक कैंडल के बारे में बताया गया था, वहाँ पे भी मैग्नीशियम का ही यूज़ हुआ था। अगर नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे देख लीजिए, हाउ डज़ अ मैजिक कैंडल वर्क। ठीक है, वहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, साथ साथ में आपको रिएक्शन भी देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं ओपन रख दूँ, अगर ऐसे ओपन रख दूँ, तो होता क्या है कि इसके मतलब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेती है। क्या करती है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना देती है। दिख रहे हैं? तो ये जो लेयर दिख रहा है आपको, मैं येलो कलर का बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड लेयर। अब ये ऑक्साइड लेयर जो है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मान लो मेरे पास कोई कैंडल है, यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई कैंडल है या बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है, मान लो ये क्या है, ये जो है ये बर्नर है मेरे पास, ये आग जल रही है, राइट। अब इस आग में मुझे इस मैग्नीशियम को डालना है, ये लेकिन जलेगा नहीं। ये क्या होगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? उसका रीज़न क्या है कि ये ऑक्साइड लेयर जो है, ये जो आपको ऑक्साइड लेयर दिख रहा है, ये ऑक्साइड लेयर इस मैग्नीशियम को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसका ऊपर का लेयर तो ऑक्सीडाइज हो चुका है, लेकिन अंदर का जो मैग्नीशियम है, उस मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट कर रहा है ये बाहर वाला लेयर। सो दिस प्रोटेक्टिव लेयर, दिस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट्स द फर्दर ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट्स व्हाट, प्रोटेक्ट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब आगे उस मैग्नीशियम को जलने से रोकता है। तो मैं क्या करूँगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, आपने देखा होगा कि घर पे अगर आपकी कभी रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंड पेपर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जंग निकालने के लिए एक सैंड पेपर यूज़ करते हैं, उस घिसते हैं उससे। सेम आप एक सैंड पेपर ले लो, है ना, उस सैंड पेपर से क्या करो, इसको, इस लेयर को, जो भी लेयर है आपका, है ना, जो भी लेयर है उसको हटा दो, राइट। अब हटाने के बाद आपका मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऐसा क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है,
सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम का ये जो यहाँ पे जो लेयर था मैंने हटा दिया, राइट। अब मैग्नीशियम को आप जला सकते हो। अब जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे, मान लो मैंने इसको आग में डाल दिया, इस मैग्नीशियम रिबन को इस आग में डाल दिया। अब मैग्नीशियम को जो आग में डालने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मैं एक वॉच ग्लास रख देता हूँ। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? वॉच ग्लास, एक कांच का ग्लास है। वॉच ग्लास आप लैब में गए होगे तो देखा होगा। जैसे ही जलेगा तो इसमें से एक वाइट कलर का पाउडर गिरेगा। क्या गिरेगा? एक वाइट कलर का पाउडर गिरेगा। वो क्या होगा? बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट होगा। कैसा? वाइट पाउडर के फॉर्म में गिरेगा, राइट। वाइट पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे गिरने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जब ये वाइट पाउडर गिरेगा तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ? होता क्या है कि जब आप इस मैग्नीशियम को जला रहे होते हो तो आपको बहुत ही डेजलिंग फ्लेम मिलेगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फ्लेम मिलने वाला है वो बहुत ही डेजलिंग होगी। डेजलिंग का मतलब समझते हो? चमकदार, एकदम चमकेगा, राइट। तो वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बहुत ही डेजलिंग फ्लेम मिलेगी। अब क्या करोगे आप? आपको जानना है कि इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या। ये मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया, राइट। अब प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सप्लेन करने के बाद इस चीज़ को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो होता क्या है कि पहले मेरे पास मैग्नीशियम था। क्या था मेरे पास? मैग्नीशियम था। उस मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट किया किसके साथ? बर्नर के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। अब ये दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या बना? व्हाइट कलर का पाउडर बना। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पे क्या बनाया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक केमिकल इक्वेशन होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है। अभी जो मैंने लिखा है वो वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन मतलब होता है वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको फिजिकल चेंजेस में क्या क्या फर्क आया है वो बता देता हूँ। मैग्नीशियम जो था पहले वो सिल्वरी व्हाइट था। कैसा कलर का था? मैग्नीशियम का कलर कैसा था? सिल्वरी होता है। मतलब सिल्वरी कलर आपने देखा होगा, सिल्वर का जैसा कलर होता है। अब ऑक्सीजन तो गैस है, आपको पता है। और ये जो कलर है इसका क्या हो गया? व्हाइट कलर हो गया। यानी सिल्वर कलर का सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर के सब्सटेंस में, मतलब चेंज इन कलर। सही है। तो चेंज इन कलर ऑब्जर्व होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वहाँ पे रिएक्शन हुआ है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये जान सकता हूँ कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसको लिखने का और एक तरीका है। द सेकेंड वे टू राइट अ रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। क्या है? अब इसी को मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन यानी जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैं मान लो मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, राइट। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। अब मैग्नीशियम जो है तो सॉलिड था यानी S लिख दो, O2 क्या है? गैस है यानी G लिख दो। तो ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज नोन एज व्हाट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बहुत लोग को देखो, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फॉर्मुलाज लिख नहीं पाते। जब मैं बोलूँगा पोटेशियम ऑक्साइड, बोलेंगे सर फॉर्मुला कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मुला कैसे लिखेंगे? 9th में पढ़ा है, आप भूलिए मत। आपने सारे मेटल, नॉन मेटल आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस के चार्जेस आपको याद रखने हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है? +2 यानी 2। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, राइट। ऑक्सीजन का -2 होता है यानी 2। सेम है चार्ज, कैंसिल। कितना है? 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? MgO, Mg × 1, O × 1, O, MgO। क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। दैट इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसा? सॉलिड बना। कैसे कलर का बना? व्हाइट कलर का बना। तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन दिमाग में डाल लो। दिस इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम लोगों को पूछी जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। बैलेंस आप देख सकते हो, बैलेंस नहीं है। अब रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं वो भी क्वेश्चन होगा दिमाग में। आपने सुना तो होगा कि हाँ बैलेंस करते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, राइट। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थियरी देख लेते हैं कि थियरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, मैंने अभी कहा था आपको, किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं।
एक जो होता है इट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड इक्वेशन, आप देख सकते हो वर्ड इक्वेशन, राइट, सही है, और एक होता है केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड इक्वेशन। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो इस चीज़ का रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ, फिर से यहाँ पे चलते हैं और इस चीज़ का हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लिख के बताते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ये क्या है मेरे पास, कोनिकल फ्लास्क। सब लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैब में जाना, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसमें मैंने एसिड ले लिया, कौन सा एसिड लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आप सबको पता होगा क्या है, इट इज किंग ऑफ एसिड, है ना। सबसे ज़्यादा यूज लैब में ही होगा, जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे क्लास 10th 11th 12th में, तो आपको ये चीज़ों के बारे में और अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसके अंदर डाल देना। तो मान लो मेरे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स है, मैंने इसमें से ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, जिंक, जिंक ऐड कर रहा हूँ। अब जिंक के ग्रैन्यूल्स मान लो इसके अंदर चले गए, ठीक है, ये जिंक है, ये जो है मान लो ये क्या है, जिंक है, ये जिंक है, ये अलग अलग कलर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये आपका जिंक है मान लो, राइट। अब होता क्या है, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन क्या होगा वो जानते हैं। अब होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे एक गैस निकलना चालू हो जाएगा, येलो कलर का नहीं होगा, ठीक है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक गैस निकलना चालू हो जाएगा। अब मैंने जैसे कहा था कि किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर कोई गैस इवॉल्व होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन जानते हैं क्या हुआ है। तो आप चलो लिखने की हम लोग ट्राई करते हैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में। अब मैंने क्या डाला था, जिंक डाला था यानी Zn, राइट। किस में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ वो जानते हैं। अब होता क्या है कि जिंक जो है वो मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है। अब मेटल हमेशा अगर हाई रिएक्टिव है, अगर ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को देखो और मेटल को देखो, ये मेटल है और ये हाइड्रोजन है। अब आपको पता होगा कि आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लो, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। मान लो मेरे बेंच पे अगर, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपके बगल में अगर आपका कोई फ्रेंड बैठा है ना, और आप ज़्यादा ताकतवर हो तो आप उसको उठा के आप खुद बैठ जाते हो, मतलब जो जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो उसकी जगह ले लेता है। वैसे ही जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जिंक जो है, ये आपका जो जिंक है, ये जो जिंक है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा और जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। क्या होगा, अब देखो आपको बता दो रिएक्शन में क्या होगा। जिंक का चार्ज क्या होता है बताओ, +2, और सल्फेट का SO4 2- होता है ना, यानी 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या फॉर्मूला बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा। और साथ में ये जो H2 है ये क्या बन के निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। मतलब ये जो गैस निकला था, ये कौन सा गैस निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। ये जो गैस आप देख रहे हो इसमें निकलते हुए, ये जो गैस कौन सा था, ये हाइड्रोजन गैस था। तो बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके एक अलग वीडियो बना लूँगा कि फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे किया आता है, बेसिक्स, मतलब द थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10, ठीक है। तो वो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, और किसी भी चेंज के दौरान अगर कोई गैस इवॉल्व होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर रिएक्शन हुआ है, राइट। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जान लिया हम लोग ने, तो आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा रिएक्टेंट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ा आपने। रिएक्टेंट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, राइट। तो LHS में आपका रिएक्टेंट और RHS में आपका प्रोडक्ट।
तो ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब जानते हैं किसी भी इक्वेशन के दौरान, है ना, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लो कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स। अभी अभी आपने यूज़ किया है ना, तो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, है ना, तो यहाँ पे सिंबल का ही यूज़ हुआ है, राइट। किसका यूज़ हुआ है? सिंबल का यूज़ हुआ है, तो आप याद रख सकते हो। द नेसेसरी कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वो कहाँ लिखा जाता है? एरो के ऊपर या नीचे। कैटलिस्ट क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज, विच डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज बट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। मैग्नीशियम वाला, रिबिन वाला मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुका हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, राइट। आगे मूव करते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब आप कुछ लोग बोलेंगे आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हो, हम लोग को पहले बैलेंसिंग पढ़ा दो, ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं और मैं आपको अभी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बता देता हूँ, राइट। तो बैलेंसिंग करते समय चलो आज आपको बेसिक्स बता देते हैं कि बैलेंसिंग का बेसिक क्या होता है, राइट। बैलेंसिंग क्यों किया जाता है? अब हम लोग को बैलेंसिंग अगर हम लोग क्यों करते हैं, ये भी बहुत लोग क्वेश्चन में अराइज होगा कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंसिंग क्यों किया जाता है। अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं उसका सिंपल रीजन है, एक आपने लॉ पढ़े होंगे, किसी भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े होंगे, है ना। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आपने पढ़ा होगा ठीक है। तो बैलेंसिंग क्यों की जाती है, चलो जानते हैं बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम लोग। तो बैलेंसिंग आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये कहा जाता है कि कोई भी इक्वेशन में, देखो आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, छोटे क्लास में सब लोग ने ये रटा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पढ़ा है, रटा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि किसी भी प्रोसेस के दौरान आप किसी मास को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप एक मास को कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब मैंने लकड़ा जला दिया तो मैं सोच रहा हूँ मैंने लकड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, वो अपना फॉर्म चेंज कर चुका है। मैंने एक दीवार तोड़ दी, मैंने डिस्ट्रॉय किया? नहीं, मैंने उसको फिजिकल फॉर्म चेंज किया है। यानी मैंने कोई पेपर जला दिया तो क्या मैंने पेपर को डिस्ट्रॉय कर दिया? उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो वैसे के वैसे हैं, वो अपने अलग फॉर्म में चले गए। फ्यूल को जला दिया, हम लोग बोलते फ्यूल को जला दिया तो फ्यूल खत्म हो गया, हाँ फ्यूल खत्म हो गया उसका, लेकिन कार्बन जो है उसके अंदर वो CO2 बन के निकल गया। यानी मैं बोल सकता हूँ किसी भी चेंज के दौरान, किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं? इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रहेगा क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन neither be created nor be destroyed, है ना। मास को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब अगर मान लो मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के दौरान, तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतने प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो किससे इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से, है ना। तो दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि व्हेन कैन, हम लोग कब बोल सकते हैं कि रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस कर रहा है, तो हम लोग कौन सी लॉ के हिसाब से बैलेंस करते हैं? तो आपको दिमाग में रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। सो इसीलिए जितना रिएक्टेंट की तरफ मास है टोटल मास, उतना ही प्रोडक्ट की तरफ मास होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, राइट। तो हम लोग ने जो इक्वेशंस पढ़े, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये जो केमिकल इक्वेशन पढ़ा हम लोग ने, आप देख सकते हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पढ़ा। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे जो टोटल मास है ना, वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए। ये आपका है कंडीशन, ठीक है।
अब मैं सोचूंगा कैसे इक्वल करें। देखो सिंपल है, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक एटम्स इस तरफ है उतने प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, है ना। अब मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ओ इधर कितने O2 है, इधर कितने O2 है रिएक्टेंट साइड में, और इधर एक ही O है। आप देख सकते हो इधर क्या है, एक ही O है। तो आप क्या करोगे, अब कोई भी दिमाग में रखो, बैलेंसिंग करते समय अगर मुझे यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे हमेशा वो नंबर मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट में। कहाँ यूज़ करूँगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आपने मैथ में पढ़ा होगा, आगे लगाते हैं। तो ये जो 2 है, मतलब ये O2 है ना, इधर 2 ऑक्सीजन करने मेरे को, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, राइट। अब 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गए तो इधर भी आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। अब देखो टोटल, देखो टोटल Mg इस तरफ 2, इस तरफ 2, O इधर 2 है, O इधर भी 2 है, मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब डायरेक्ट भी बैलेंसिंग कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी है बैलेंसिंग करने के। अब फिलहाल मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपके टाइम बचाने के लिए। अब जैसे एग्जांपल लिया था ये वाला, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये बैलेंस है, हाँ जी ये पहले से बैलेंस है। आप देखो यहाँ पे टोटल गिनो इस इक्वेशन में, देखो यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, इधर भी जिंक कितना है, 1 है। H2 S 1 है, S 1 है, O 4 है, O 4 है, यानी सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो बैलेंसिंग करते समय हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट में कि जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास CH4, क्या होता है CH4, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी जला दिया। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड को जब जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 2 ही चीज़ें मिलती है, CO2 और वाटर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 प्लस, साथ में हीट वीट निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखते कैसे बैलेंस करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में C1 है, C1 है, बहुत अच्छी बात। H यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे 2 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे अगर 4H करने हैं, इस तरफ अगर मुझे 4H करने हैं तो मैं आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। O की बात करते हैं, O कितने इधर, O इधर 2 है, और इधर कितने बताओ, देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2, ये 2 और ये 2, यानी टोटल कितने हैं, 4 हो, राइट। अब इसको अगर इस तरफ अगर मुझे 4 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4, यानी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल लॉजिक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो बहुत आसान है बैलेंस करना, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको दिमाग में रखना है, आपको कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है आगे पीछे। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है बैलेंसिंग के, आप NCERT से भी उठा सकते हो। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, और एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2, ये आपको बैलेंस करना है। H2 प्लस O2 गिव्स H2, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी भी काम मैंने क्या करना है, पहले कि देख लो कितने H है, 2 H है। देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व करो, H कितने इधर 2 है, H इधर 2 है ना। ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन में थोड़ा फर्क है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 ही है। तो आपको किस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड। तो इधर आके क्या डाल दोगे, 2 यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ पे मत डाल देना गलती से भी, यहाँ पे डाल देना तो H2O2 फॉर्मुला ही चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, है ना। वो नहीं बनाना है, आगे कोएफिशिएंट में डालना है, कोएफिशिएंट में 2 डाल दिया। अब टोटल H गिनो, O तो बैलेंस हो गया, लेकिन H कितने हो गए इधर, अब H कितने हो गए इधर, 4 हो गए। अब देखो 2 2 जा 4 हो गया ना H, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4,
अब गिन लो तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी बहुत सिंपल है, आपको बस करते जाना, ऑब्जर्व करना है, बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और भी इस पर मैक वर्कशीट भेजूंगा व्हाट्सएप पे, बैलेंसिंग की वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा और आप इस बैलेंसिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए और एग्जांपल अगर लेने हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके एग्जांपल्स ले लूँगा। राइट, तो बैलेंसिंग आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। राइट, तो क्या आप चाहते हो कि मैं और एग्जांपल्स लूँ तो मैं आपको फर्दर भी आपके एग्जांपल्स ले सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। मैं लास्ट में एक्सरसाइज कराऊंगा, लास्ट में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग लेंगे। राइट, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्लास 10th के केमिस्ट्री, फिज़िक्स सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस आपको लाइव हमारे लेक्चर्स से जुड़ना है, हम लोग लाइव ज़रूर आएंगे। अभी फ़िलहाल आप इन लेक्चर्स के मज़े उठा सकते हो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर उनको सिंप्लीफाई करके पढ़ना है तो मैं उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन एक ऐसा रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब चलो इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। मान लो ऐसा है, जैसे A प्लस बी बना के C बना दिया, मतलब ए बी दो रिएक्टेंट है और सी क्या है, प्रोडक्ट है। यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सही है, तो डेफिनेशन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या है, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कार्बन जलाओगे तो क्या मिलेगा, CO2। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, सफिशिएंट ऑक्सीजन में कार्बन को बंद करोगे तो कोल को बंद करोगे तो क्या मिलेगा, CO2। यानी आप देख सकते हो C प्लस O2 क्या बन रहा है, CO2। यानी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एनी रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल लाइक फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, H2O। तो हाइड्रोजन और O2 क्या हो गया आपका, देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख लो, ये जो H2 है, H2 और O2 क्या हो गया आपके, रिएक्टेंट हो गए, H2O क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, आप और एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो। जैसे क्विक लाइम आपने देखा होगा, क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम यानी जो चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसको जब पानी में डालते हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा हीट निकलती है ना। चूने को अगर पानी में आपने अगर प्रैक्टिकली देखा होगा तो वहाँ पे आप देखोगे तो हीट निकलेगी। तो उस रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, राइट। तो ऐसे रिएक्शंस को जहाँ पे हीट निकलती है उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम, ऑन एडिशन ऑफ वाटर H2O क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज नोन एज स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक लाइम बोलते हैं। ठीक है, याद रख सकते हो, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस। ये जो है ये भी कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दो रिएक्टेंट हो गए, ये दो आपके क्या हो गए, ये दो आपके रिएक्टेंट हो गए, है ना, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट। अब ये जो आप जो है ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, राइट, ये जो रिएक्शन देख रहे हो इसका बहुत यूज़ है। कहाँ यूज़ है मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। आपने देखा होगा कि कलर पेंट करने से पहले वॉल्स के ऊपर एक वाइट कलर का लेयर लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइट वॉशिंग, है ना। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज यूज्ड इन व्हाट, वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। दिमाग में रखो वाइट वॉशिंग, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है ना। तो वाइट वॉशिंग में हम लोग क्विक लाइम यूज़ करते हैं, पानी में डाल के क्या बन जाता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने मान लो पहले आपने देखा होगा, पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, पाउडर होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। फिर उसको पानी में डालते हैं तो एक स्लरी बन जाता है, स्लरी मतलब एक तरीके का पेस्ट बन जाता है, उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी स्लेक लाइम बोलते हैं।
अब इस पेस्ट को, मतलब ये जो पेस्ट मिला है मुझे स्लेक लाइम का, इसको मैं दीवार पे लगा दूंगा। अब दीवार पे लगने के बाद होता क्या है कि एयर में CO2 होता है ना, एयर में क्या होता है, अब मैंने दीवार पे लगा दिया तो दीवार पे क्या लगाया मैंने, CaOH ट्वाइस, क्या लगाया है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताता हूं इस चीज को। आपके पास CaO है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको किस में डाल दिया, पानी में, क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, ये पेस्ट बन गया। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब क्या करोगे, ये जो पेस्ट है, ये जो पेस्ट है ये दीवार पे लगाते हो आप। ठीक है, अब दीवार पे क्या होता है, दीवार के कांटेक्ट में आ जाता है CO2, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कांटेक्ट में आ जाएगा CO2 के। अब जब CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो ये कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और साथ में यहाँ का पानी निकल जाएगा, ड्राई हो जाता है, दीवार आपने देखा होगा ड्राई हो जाता है तो वाटर वहाँ से निकल जाता है और बन जाता है क्या, CaCO3। ये जो CaCO3 है दिस इज सॉलिड, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, तो इसलिए दीवार पे आप जब लगाते हो चूना तो वहाँ पे जो हार्ड सब्सटेंस बनता है, दैट हार्ड सब्सटेंस इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो रिएक्शन दिमाग में डाल लो, ये दो जो रिएक्शन मैंने लिखी अभी ये दिमाग में डाल लो। व्हाइट वॉशिंग के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन आया व्हाइट वॉशिंग में कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है और दीवार पे जब लगा देते हो उसके बाद कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है, आपको ये दो रिएक्शंस लिखनी है, 1 और 2। पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक लाइम। इस स्लेक लाइम को दीवार पे लगाने के बाद CO2 के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज हार्ड व्हाइट कलर सब्सटेंस, राइट। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको याद रखना है। ओके, सो आपको ये एग्जांपल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एंड मैं बात कर रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करूं, मैंने अभी कहा था दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑल आर एक्सोथर्मिक। आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ वुड, इस सारे रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, है ना। सो एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। दिमाग में डाल लो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मीथेन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मीथेन का एग्जांपल लिया था, CH4, है ना। अब मीथेन को, यानी मीथेन को जब ऑक्सीडाइज करते हो, मीथेन क्या होता है, CH4, है ना। इसको जब ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या मिलता है, CO2 और वाटर मिलता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है। सो दिस इज द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और ये भी एग्जाम्पल है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। रेस्पिरेशन, आपने देखा होगा हम लोग रेस्पिरेशन जो करते हैं कौन सा गैस इनहेल करते हैं, O2, राइट। अब O2 जब इनहेल करते हैं तो वो O2 बॉडी में जाने के बाद किससे रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ। यानी ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, आपका O2 रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हम लोग कौन सा गैस एक्सेल करते हैं, CO2 वाटर और एनर्जी, एंड दिस एनर्जी यूज बाय व्हाट, यूज बाय योर सेल्स। आपकी बॉडी इस एनर्जी को यूज कर लेती है अपने काम करने के लिए, है ना, सेल्स को एनर्जी चाहिए। तो एक सिंपल रिएक्शन है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। दिमाग में डालो, ज़्यादातर जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा CO2 और वाटर बनाएंगे, तो ग्लूकोज इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। C6H12O6 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो सेकेंड बात करते हैं अभी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अब देखो डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है A, वो ब्रेक हो गया B प्लस C में, मतलब एक सब्सटेंस ब्रेक हो गया 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। ब्रेक यानी डीकम्पोज होना, ब्रेक का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज होना, ठीक है। या फिर आप इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो, टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको भी हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब देखो डीकम्पोज, अगर कोई चीज़ को मुझे ब्रेक करना है तो मुझे क्या लगेगा, एनर्जी।
अब एनर्जी लगेगी मतलब क्या होने वाली, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है, और जहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक। यानी मैं बोल सकता हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शंस है? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सब्सटेंस, है ना। इट मे बी थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर मैं मान लो हीट करके डिकम्पोज कर रहा हूँ, किसी चीज़ को हीट के थ्रू ब्रेक कर रहा हूँ, तो हीट के थ्रू ब्रेक कर रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल। हीटिंग से डिकम्पोज करोगे तो थर्मल बोलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। और साथ ही साथ अगर मैं किसी चीज़ को ब्रेक कर रहा हूँ यूजिंग सनलाइट तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है? थर्मल। थर्मल मतलब हीट को यूज करके। सेकेंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके ब्रेक करोगे। और थर्ड कौन सा है? यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। So here we have classified the decomposition reaction into 3 types based upon how the decomposition is taking place, whether it is taking place using heat, light or sunlight. ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं एक एक का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स इनटू अ सिंपलर वन, या फिर टू ब्रेक अ सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का, पहला एग्जांपल जो है वो है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। अब आपको मैं फेरस सल्फेट के बारे में बता देता हूँ कि फेरस सल्फेट यानी FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ग्रीन कलर के सब्सटेंस को जब आप ब्रेक करते हो, चलो देख लेते एग्जाम्पल के थ्रू ही, है ना। चलो देखते हैं। मान लो ये मेरे पास एक वॉच ग्लास है। क्या है? वॉच ग्लास। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो क्या है? फेरस सल्फेट, FeSO4। क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। दिमाग में डालो कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स, देखो मैं कलर भी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर अगले साल से दिमाग में डाल लो 20% ऐसे क्वेश्चंस आने वाले जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखने की बहुत बहुत जरूरत है। तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इनको क्या करो, इनको इन क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल ले लो एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये मैं इसके अंदर के कुछ क्रिस्टल्स इसमें ले लिए। अब क्या करो, आप एक बर्नर ले लो। ये मैं बर्नर ले रहा हूँ और यहाँ से बर्नर से मैं इसको हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। आप जब हीट करोगे इस चीज़ को, आप जब हीट करोगे तो होता क्या है कि यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान ये जो ग्रीन सब्सटेंस है वो ब्राउन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कुछ गैस निकलती हुई आपको नजर आएगी। कुछ गैस आपको करती हुई नजर आएगी। एंड वो जो गैस होगा इट विल हैव अ बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, ऐसा आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं इस चीज को। अब आप बोलोगे कि सर बताओ कि इसमें क्या चेंजेस टेक प्लेस किए, है ना। ऐसा क्या हुआ इस रिएक्शन के दौरान कि ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो ब्राउन बन गया और कुछ गैसेस निकल रही है। अब वो क्या है? तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। देखो इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? FeSO4 फेरस सल्फेट, जब आपने इसको हीट किया ना तो ये जो FeSO4 है वो ब्राउन बन गया। ब्राउन जो है आपने देखा होगा, रस्ट जंग का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। क्या होता है फॉर्मूला? Fe2O3। क्या बन जाता है? Fe2O3। और साथ में ये जो सल्फर होता है, ये जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनके निकल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनके निकल जाता है। ठीक है, ये दो गैसेस निकलते हैं। अब इसको बैलेंस करोगे तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो आप देखो बैलेंस हो जाएगा। 2 Fe हो गए, इधर भी 2 Fe हो गए, 4 O है, 4 2 8, 3, ठीक है, 6 7 8। तो बैलेंस है इक्वेशन। इस रिएक्शन को आपको दिमाग में डाल लेना है। मतलब ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, ठीक है, ये जो है ये क्या बन गया?
ब्राउन बन गया, राइट। और ये जो दो गैसेस मिले ये किसके साथ मिले, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। सिंपल है, तो दिमाग में डाल लो क्या होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स यानी फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे तो वो ब्रेक होता है ब्राउन कलर के सब्सटेंस में इनटू प्लस सल्फर के ऑक्साइड्स यानी SO2 और SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड साथ में बनता है। सो दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट, थर्मल। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर, बहुत सिंपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, कलर में क्या चेंजेस आते हैं, स्मेल में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड आएंगे। रटा हुआ क्वेश्चन अगर आप रट के जाओगे FeSO4 बना रहा है Fe2O3, कुछ काम नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा जाएगा। आपको बोलेगा ग्रीन कलर सब्सटेंस X ऑन हीटिंग गिव्स ब्राउन कलर सब्सटेंस Y, तो बताओ X और Y क्या है। तो जब आपने ये देखा होगा तो आपको याद आएगा, अरे यार ग्रीन X मतलब FeSO4, ब्राउन Y यानी Fe2O3 है ना। तो ये दिमाग चलाना है, राइट। सो आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, समझ में आया। और भी डिकम्पोजिशन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, किसी भी मेटल के कार्बोनेट को, कार्बोनेट क्या होता है CO3। अब देखो यहाँ पे मैं साइड में बताता हूँ, किसी भी कार्बोनेट को CaCO3 मान लो, है ना, CaCO3 है। किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे ना, ट्राइंगल मतलब हीट होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये CO2 लूज करता है। क्या लूज करता है, CO2 लूज करेगा। अब CO2 लूज करेगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो ये क्या बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये और एक एग्जांपल हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बन को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, क्विकलाइन, है ना, यूज्ड इन व्हाट, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, राइट। तो और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट। चलिए देखते हैं। अब होता क्या है कि लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 ट्वाइस, उसका व्हाइट कलर होता है। उसको जब हीट करते हो तो येलो कलर का सब्सटेंस बनता है और ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होता है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, राइट। तो प्रैक्टिकली मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ढंग से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वॉच ग्लास है, ठीक है। इसमें एक वाइट कलर का सॉल्ट है जिसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस। अब बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे बनेगा, Pb पे क्या चार्ज होता है 2 और नाइट्रेट पे -1 यानी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा PbNO3 ट्वाइस। बन गया फॉर्मूला, आसान है। लेड नाइट्रेट कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का सॉल्ट होता है। अब जब इसको हीट करते हो, ट्राइंगल मतलब हीट है, तो क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो तो ये हीट करने के बाद ये सब्सटेंस येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये अपना नाइट्रोजन, वो जो येलो कलर सब्सटेंस होता है वो लेड ऑक्साइड होता है। क्या बनता है, ये येलो कलर का सब्सटेंस क्या होता है, लेड ऑक्साइड। और साथ में जो ये NO3 जो है वो NO2 बन के लूज कर देता है और साथ में वो ऑक्सीजन लूज करता है। याद रहेगा क्या है, PbNO3। देखो इक्वेशन इतना ही है। PbNO3 को जब हीट करोगे तो क्या होगा, येलो कलर का सब्सटेंस बनेगा। वाइट लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो येलो कलर का सब्सटेंस बनेगा, साथ में NO2 गैस रिलीज होगा। और NO2 गैस जो होता है वो कौन सा होता है, ब्राउन गैस। सही है, मतलब आपको ऐसे है कि आपने मान लो अगर मेरे पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने सॉल्ट लिया है, यहाँ से मैं हीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, हीटिंग कर रहा हूँ किसको, लेड नाइट्रेट को। तो यहाँ से जो गैस निकलने वाला है ना, यहाँ से जो गैस निकलेगा वो कौन सा होगा, NO2। कौन सा गैस होगा, NO2। और साथ में O2 निकलेगा। O2 का तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन ये NO2 कौन से कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, राइट। और यहाँ पे जो सब्सटेंस बन जाएगा
मतलब यहाँ पे लेड नाइट्रेट था पहले, अभी क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड। मतलब पहले व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, अब वो बन जाएगा येलो कलर का सब्सटेंस। सिंपल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज लेड नाइट्रेट। क्लियर? तो लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल भी आपको पता चल गया होगा। सो और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। एक काम करते हैं, आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, बिकॉज और ये बहुत लंबा जाएगा, तो मैंने काफ़ी ले चुका हूँ मैं आज। और आगे के लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, एंड साथ ही साथ बहुत सारे एक्साइटिंग लेक्चर्स के साथ एक्साइटिंग प्रैक्टिस पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून और स्टडी वेल। आपको हमारे साथ जुड़ के बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, और साथ साथ में हम लोग जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लाएंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। एंड आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है, एंड दिस विल हेल्प अस एंड यू टू ग्रो। थैंक यू सो मच।